आपको अलग कर लिया और एक नए ढंग से नैसर्गिक स्वभाव से उन्होंने एक नए इज्म को जन्म दिया। वो था रोमांसवाद। रूसो का ये मानना था कि कला कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती है, वह हमेशा अपने आप को पूर्ण करने का प्रयास मात्र करती है। यानी आज जिस कला की पूर्णताओं को उसने प्राप्त कर लिया है, परिपक्वता को प्राप्त कर लिया है, उस शिखर को प्राप्त कर लिया है, वो शिखर कुछ समय पश्चात शिखर नहीं रहता। कला फिर नए आयाम की तरफ बढ़ने लगती है। वो उस वक्त की तत्कालीन मान्यताएं, उस वक्त की तत्कालीन परिमाप, उस तत्कालीन उसके जो पैरामीटर्स है, पैमाने हैं, वो अब बदल जाते हैं और वो एक नए स्टाइल में अपने आप को, नए फॉर्म में अपने आप को आगे बढ़ाती है। यानी कला कभी भी अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती, अपितु पूर्णता प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्न करती रहती है। समय और स्थिति के अनुसार उनके आदर्शों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और यही कारण है कि आधुनिक चित्रकला के अंदर एक इज्म के बाद में दूसरे इज्म का उद्भव हुआ, उत्पत्ति हुई। पुराने इज्म का, इससे पहले जो इज्म चल रहा था उसमें क्षरण हुआ, क्षति हुई, उसका वो समाप्त हुआ। फिर एक नया इज्म, नए आदर्श, नए मान्यताओं को लेकर आगे बढ़ा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यह मान लेना कि कला कभी अपने एक पूर्ण शिखर पर जाकर समाप्त हो जाएगी, यह कभी होता नहीं है, न होगा। कला हमेशा पूर्णता के लिए प्रयत्नशील रहेगी। वो किन्हीं परिस्थितियों के अंदर अपनी पूर्णता के मापदंड पर खरा उतरेगी तो आगे आने वाले काल में उसी पूर्णता को वो अपूर्ण मानते हुए फिर नए पूर्ण परिमापों के लिए प्रयत्न करने लगेगी। ये एक वो प्रक्रिया है जिसमें कला हमेशा नए आदर्शों की खोज करती है और बार बार करती है, और यही कारण है कि कला उत्तरोत्तर अलग अलग इज्म के साथ में वो अपनी कला यात्रा जारी रखती है। यानी कला की यात्रा कभी भी समाप्त नहीं होती, वो निरंतर लगातार अपने आप को पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रयास करती रहती है। तो ये एक मोटा मोटी रोमांसवाद के बारे में था कि रोमांसवाद जो था वो नवशास्त्रीयवाद कि में जो तर्क संगतता का दोष था और पौराणिक और प्राचीनता का बोझ को लिए वो जो चल रही थी, उसके विरोध में उन्होंने भावात्मक रूप से, उन्होंने कहा दिल के भी अपने तर्क है, तो भावात्मक रूप से उस कला को निर्माण होना चाहिए और समाज में जो आज की तारीख में जो घटित हो रहा है उन विषयों को लेकर भी काम किया जाना चाहिए। अब चूँकि कला में आकर्षण हो, रुचि हो, इसके लिए उन्होंने कि कला अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित कैसे करे, उसमें एक आकर्षण का भाव कैसे पैदा हो, लोग उसकी तरफ आकर्षित कैसे हो, तो उन्होंने विषयों के रूप में ऐसे विषयों को लिया जिसमें कौतूहल विषय के रूप में ही होता है। जैसे रोमांसकारी घटनाओं को लिया। जैसे आपने एक चित्र के बारे में कभी सुना होगा कि मेदुसा का बेड़ा, वो समुद्र के अंदर यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। वो एक अलग घटना थी कि वो डूब गया और उसमें लोग मारे गए, उसका उन्होंने चित्रण किया। लेकिन ऐसी साहसिक घटनाओं को लेकर अनेकों उन्होंने चित्रण किए। उनका मानना था कि केवल कला, रोमांसवादियों का यह मानना था कि कला अगर केवल बुद्धिनिष्ठ हो गई तो वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बुद्धिनिष्ठ और अधिक नियमबद्ध होने के वजह से कला की जो सहज चेतना है, जो अपने आप को पोषित करती है कला को, खुद को, वो सहज चेतना उसकी समाप्त हो जाएगी और उससे कला में दोष आ जाएगा। तो उन्होंने एकदम निर्भीक होकर, अब निर्भीक होने का मतलब है पुरानी मान्यताओं को चैलेंज करते हुए, जब एकाएक आप किसी नए इज्म में आते हो तो पुराने इज्म को अगर चैलेंज करते हो तो आपका समाज के अंदर विरोध भी एकाएक बहुत होता है। तो आपको निर्भीक होकर
स्वतंत्र विचार से कला निर्माण करना अपने आप में भी एक चैलेंजिंग टास्क है। तो रोमांसवादियों के सामने भी यही था, तो उन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया और समाज के अंदर कुछ नवीन विषयों को लेकर, कुछ साहसिक विषयों को लेकर कला का निर्माण आरंभ किया। और जहाँ नवशास्त्रीयवाद में किसी घटना का विवरण ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था, जैसे रोमन पौराणिक है या ग्रीक पौराणिक है या उस वक्त के देवताओं के चित्र है, तो उनके उन जीवन की कोई घटना है, तो उन घटनाओं का विवरण जो था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था वृत्तांत रूप में। और नवशास्त्रीयवाद ने उस वृत्तांत और घटना के विवरण की जगह भावात्मक स्वरूप को ज़्यादा महत्व दिया। दो व्यक्तियों के मिलन में या बैठने में या बात करने के अंदर जो उसमें स्नेह और जिज्ञासा थी, उसको अपने मुद्राओं के द्वारा इंगित करने का ज़्यादा प्रयास किया। तो रोमांसवादियों का उद्देश्य जो था वो भाव पक्ष को ज़्यादा महत्वपूर्ण करना था। और उन्होंने पुरानी रोमन कथाओं और पौराणिक कथाओं की जगह काल्पनिक कथाओं को स्थान दिया, साहसिक घटनाओं को स्थान दिया, और जो परी कथाएँ हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया, परी कथाओं को भी उन्होंने अपने चित्रों में स्थान दिया। तो अब एक चीज़ और इसमें आती है कि जो नवशास्त्रीयवाद के जो चित्रकार थे वो बिल्कुल एक सेट पैटर्न में चित्रण किया करते थे। उनकी एक शैली थी। शैली ये थी कि जो पात्र चित्रण था किसी देवता का है या किसी और घटना से जुड़े हुए किसी पात्र का है, तो वो एक सेट पैटर्न में, यानी उसकी शारीरिक सौष्ठव का ध्यान देते हुए, उसके परिमाप की तार्किकता को देखते हुए, रैशनैलिटी को देखते हुए, यथार्थ स्वरूप देते हुए उसको एक बड़े ही रिद्मिक ढंग से एक सेट पैटर्न के अंदर वो चित्रण किया करते थे। रोमांसवादियों ने थोड़ा उसमें शारीरिक रचना में भी परिवर्तन किया। अब उनके जो बनाए हुए चित्र थे वो थोड़े सामान्य माप से थोड़े से बड़े होने लगे और लंबे होने लगे, और रंगों के अंदर भी उन्होंने थोड़ा परिवर्तन किया। जहाँ नवशास्त्रीयवाद में जो रंग पुराना कलर लगाने का जो पैटर्न था वो अलग ढंग का था, और आगे है पीटीटी का ऑफिस थोड़ा सा और आगे है, ये इस बिल्डिंग के पास से रोड जा रही है ना, हाँ वो आगे जाके कॉर्नर में है, ठीक है। तो नवशास्त्रीयवाद के जो चित्रकार थे उनके पास में तो केवल घटना का विवरण करने के लिए एक रंगों का भी एक विधान था कि जैसे पृष्ठभूमि का कलर ऐसा रहेगा, बॉडी कलर ये रहेगा, और ड्रेपरीकार उनके साथ में जो भी सहयोगी जो पात्र होंगे उनका चित्रण में ये एक ऐसा रहेगा। तो उसमें कलर का आकर्षण नहीं था, कलर का अपना कोई आकर्षण नहीं था, एक धूमिल रंग योजना थी जिसके अंदर वो चित्रण किया करते थे। उभर कर कोई कलर इतना ज़्यादा आता नहीं था। नवशास्त्रीयवाद रोमांसवादियों ने जो कलर स्कीम अपनाई उसमें उन्होंने चमकीले रंगों का प्रयोग करना शुरू किया। अब कलर में अट्रैक्शन आया, आकर्षण आया, रोमांस आया और चपलता आई, चंचलता आई, और उसके साथ में थोड़ा सा रेडिश कलर, गुलाबीपन लिए हुए रंग का अधिक प्रयोग करने लगे। और मानव आकृतियों के चित्रण में जहाँ कठोरता थी नवशास्त्रीयवाद के रूप में, वहाँ वो उसमें रिदम, एक लयात्मकता लाने लगे। तो थोड़ी सी फिगर भी थोड़ा सा सामान्य से हल्का सा बड़ा किया और थोड़ा सा हल्का सा कृष्काय करते हुए थोड़ा उसको रिदमिक रूप में भी प्रयोग करते थे। तो ये सब जो कला के रूप में परिवर्तन आए नवशास्त्रीयवाद के रोमांसवाद की कला परंपरा के अंदर, जो उन्होंने नवशास्त्रीयवादियों ने जो सिद्धांत अपनाए उससे भिन्न जाकर थोड़ा सा रोमांसवादियों ने अपनी कला चेतना के कला के स्वरूप को आगे बढ़ाया। अब सारांश रूप में अपन देखें तो इसमें
2-3 बातें आप फिर से याद कर लो कि नवशास्त्रीयवाद की जो रैशनल और तार्किकता थी कला सृजन का आधार, उन्होंने उस तार्किकता को किनारे रखा और एक भावात्मक पक्ष को उन्होंने अपनी कला के निर्माण का आधार बनाया। दूसरा, उनकी जो पुराने विषय थे, पौराणिक विषय थे जो रोमन और ग्रीक की कथाओं के, उनको भी किनारे रखा और नए विषय के रूप में काल्पनिक विषय लेने शुरू किए, कुछ साहसिक रोमांचक विषयों को लेना शुरू किया, परिकथाओं को और परिकल्पनाओं को भी उन्होंने अपने विषय में स्थान देना शुरू किया और तत्कालीन जो सामान्य जनजीवन के चित्रण थे उनको भी उन्होंने अपने चित्रों में स्थान दिया। तीसरा, जहाँ रंग योजना के अंदर नवशास्त्रीयवाद एक सेट पैटर्न में जहाँ चला करते थे और उनका उद्देश्य किसी पात्र को इतना महत्वपूर्ण देना नहीं था बल्कि उस घटना का वृतांत प्रस्तुत करना था, तो वो समान रूप से सबको महत्व देते हुए एक ऐसी रंग योजना प्रस्तुत करते थे जो पौराणिक परंपराओं के अनुसार सेट पैटर्न लिए होती थी, एक निश्चित प्रारूप में होती थी। हर लगभग चित्र की कला रंग योजना लगभग एक जैसे दिखती थी। नवशास्त्रीयवादियों ने कला के अंदर थोड़ा सा रंग योजना में भी थोड़ी रोचकता लाए, थोड़ी स्फूर्ति लाए, थोड़ा रोमांसवादी भावनाओं को उन्होंने प्रकट करने के लिए ऐसी यंग रंग योजना का उन्होंने चयन किया। जैसे हल्का गुलाबी कलर उन्होंने ज़्यादा प्रयोग में लिया, चमकीले रंगों को उन्होंने ज़्यादा महत्व लिया। तो चमकीले रंगों से, चटक रंगों से और थोड़ा सा रेडिश इफेक्ट के रंगों से अपने आप में भी चित्र के अंदर एक भावात्मक पक्ष अपने आप में उभर कर आने लग जाता था। तो ये मूल रूप से नवशास्त्रीयवाद के क्षरण के बाद में रोमांसवादियों ने उस विषय को लेकर अपना इज्म को आगे बढ़ाया। तो ये तो मोटा मोटी आपके रोमांसवाद के बारे में अपन ने बात की। अब रोमांसवाद के जो कलाकार हैं उनके बारे में भी आगे अपन चर्चा करेंगे। जैसे तेओदोर जोरिको है, ओजेन देलाक्रा है, अंगर है, फ्रांसिस्को गोया है, एल ग्रेको है। ये कुछ ऐसे प्रतिभा संपन्न कलाकार थे, अग्रणी कलाकार थे जिन्होंने रोमांसवाद को एक अच्छे मुकाम तक लेके गए और उसकी समाज के अंदर एक प्रतिष्ठा दिलवाने का कार्य किया। क्यों? क्योंकि पुरातन परंपराओं को समाज से यकायक निकाल देना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? पुरातन के प्रति समाज का और व्यक्ति का जो आग्रह होता है वो बहुत ही जड़ता लिए होता है। क्यों? क्योंकि वर्षों का उसके अंदर उस प्रभाव उसमें जमा हुआ होता है। तो ऐसी स्थितियों में पुरातन मान्यताओं के विरोध में किसी नए इज्म को खड़ा करना अपने आप में बहुत एक चैलेंजिंग टास्क था, बहुत ही निर्भीकता से किया जाने वाला कार्य था और रोमांसवादी कलाकारों ने इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया। जेरिको, इसका सारे महत्वपूर्ण थे। देलाक्रा भी था, तेओदोर जेरिको भी था, एल ग्रेको भी था, अंगर भी थे। अंगर और ये सब पहले थोड़ा बहुत इन्होंने नवशास्त्रीयवाद के रूप में भी कार्य किया। ऐसा नहीं है कि सीधे रोमांसवाद में आ गए। इन्होंने नवशास्त्रीयवाद को लेकर भी काफ़ी काम किया, पर धीरे धीरे उस नवशास्त्रीयवाद से ऊब कर या नए किसी वाद की प्रेरणा से, कुछ नया करने की प्रेरणा से, कला के अंदर चेतना, भावना, स्वाभाविकता, इन सब विषयों को समावेश करने की दृष्टि से उन्होंने नवशास्त्रीयवाद की जगह रोमांसवादी कला परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया और निश्चित रूप से इसका श्रेय इन कलाकारों को जाता भी है। धन्यवाद। आज इतना। आगे के अध्याय में अपन कलाकारों के बारे में, कलाकारों के चित्रों के बारे में, कलाकारों के जीवन और कृतित्व के बारे में, उनकी जीवनी क्या रही, उन्होंने कला संबंधित कार्य किस किस ढंग से किए और उन कलाकारों के प्रमुख चित्र तथा नवशास्त्रीयवादी विशेषताओं को या नवशास्त्रीयवाद की स्थापना में उन कलाकारों का योगदान, स्वयं उनकी कला का तो महत्व था ही, उनकी विशेषताएं है ही। मान लो तेओदोर जेरिको अपने
अपने व्यक्तिगत रूप के अंदर तो प्रतिष्ठित कलाकार था ही, उसकी कला यात्रा भी है, उसका कला जीवन भी है, और उसकी कलाकृतियाँ समाज में प्रतिष्ठित भी, उसकी विशेषताएं भी है। लेकिन इन सब के होते हुए नवशास्त्रीयवाद की स्थापना में, उसके विकास में उसका क्या योगदान रहा, उसको भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।